Good morning all of you and welcome back my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2023 का क्वेश्चन बैंक का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी कर सकता और एक स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आप उसको अप्लाई करके अपना समय का बचत कर सकते हैं। तो आप लोग देखें, पहला जो क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है और उसकी परिमिति होगी। त्रिज्या दिया गया है 3r, त्रिज्या दे दिया है 3r और कह रहा अर्धवृत्त की परिमिति। तो आप लोग को पता होगा कि अर्धवृत्त की परिमिति तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है r इंटू पाई प्लस 2 और यहाँ त्रिज्या का वैल्यू दे दिया है 3r, तो यहाँ हम लोग r के स्थान पर 3r रखना है इंटू पाई प्लस 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई r प्लस 6r। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता के मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है, अर्थात 0 और 1 के बीच में होता है और 1 और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा संभव है। तो 0.1 है जो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, लेकिन 2.5 है जो 1 से बड़ा है। और यहाँ लिखा है कि प्रायिकता के मान 1 से छोटा या बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा। यहाँ 75% लिखा गया, तो 75% का मतलब होता है 75/100 और यहाँ अगर हम लोग दशमलव में करेंगे तो 0.75 हो जाएगा और 4/5 का मतलब होता है 0.8 आप डिवाइड करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप लोग को पता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई नॉट या कंप्लीमेंट ऑफ ई इसको बोलते हैं, इक्वल टू 1। और यहाँ से और भी अगर P ऑफ ई निकालना है तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा ये। और यहाँ देखिए ऑप्शन में ये वाला कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में दूर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे की फेंक में दूर नहीं आने की प्रायिकता हो रहा, तो दूर नहीं आने की घटना मान लेते हैं कि ई है, तो दूर नहीं आ सकता, क्या क्या आएगा तो दूर नहीं आएगा, तो 1 आ सकता है तो दूर नहीं आएगा, 3 5 4 6। तो नंबर ऑफ ई हो जाएगा आपका 5 और टोटल यानी कि संभावना एस होगा जो होगा 1 2 3 4 5 6। एक पासे की फेंक में इसी में से कोई आ सकता है, तो नंबर ऑफ एस आपका हो जाएगा 6। अब यहां से देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो इसका 5/6 आंसर होगा। अब अगर डायरेक्ट देख सकते हैं तो दूर नहीं कह रहा है, तो लोग दूर आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, उसके बाद 1 में से घटा दीजिए। जैसे दूर आने की प्रायिकता कौन मिलेगी, तो P ऑफ ई बराबर दूर एक बार आ सकता है तो 1/6 होगा। तो कह रहा है दूर नहीं आने की प्रायिकता, तो P ऑफ ई नॉट निकालेंगे तो P ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 1/6।
तो यहाँ सोल्व करेगा तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 1 बराबर 5/6। तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रयोजन होगी? तो ताश की गड्डी में बादशाह टोटल 4 होता है, 4 बादशाह होता है, जिसमें 2 लाल का होता है और 2 काला का होता है। 4 बादशाह में 2 लाल का बादशाह होता है, तो यहां पूछ क्या रहा है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोजन। तो काला वाला बादशाह होगा 2, और टोटल यानी कि ताश की गड्डी में 52 तत्व होते हैं, तो 2/52 यानी कि 26 गुना 52 हो गया, तो 1/26 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन यहां दिया गया 1/26, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, 1 से 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान निकालना है। तो यहाँ माध्यिका अगर जब माध्यिका अगर दिया हुआ है, तो चाहे मान लेते हैं कि माध्यिका निकालना हो, तो हम लोग संख्याओं को या चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको जो दिया गया है सीरीज, वह खुद आरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में सजा हुआ। तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितना इसमें संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, यानी n बराबर है जो 11 है, और ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगर n विषम संख्या हो तो इसको अगर हमें मान लेते हैं माध्यिका निकालना, तो माध्यिका बराबर क्या होता है फॉर्मूला विषम संख्या के लिए, n + 1/2 वा पद। तो n का स्थान पर हो गया 11, तो 11 + 1/2 यानी कि 6वां पद हो गया। तो माध्यिका इसमें दिया गया है 35, और 6वां पद क्या है? तो आगे क्रम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां पद यानी 6वां पद है x, तो x बराबर 35 हो गया आंसर। बहुत ईजी था। जैसे अगर आपको माध्यिका निकालना रहे और कोई संख्या का सीरीज दिया रहे, तो उसको हम लोग सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, और इसमें देखते हैं कि n है जो सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये माध्यिका बराबर फॉर्मूला हो गया। और अगर विषम संख्या रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आगे लिखा है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो संचयी बारंबारता सारणी यानी तोरण वाला जो मेथड होता है वह माध्यिका निकालने में उपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर होगा माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? माध्य, माध्यिका, बहुलक में कौन सा संबंध है? तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ये फॉर्मूला को ही माध्य, माध्यिका, बहुलक में रिलेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दिया गया नहीं ऑप्शन में। तो हम लोग इसी में देखते हैं कौन सा इस फॉर्मेट पर है। तो यहाँ क्या करते हैं, बहुलक को उस तरफ लेके जाएंगे, बहुलक उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माध्य, और इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 3 माध्य इस तरफ आएगा तो -3 माध्य हो जाएगा, और यहाँ 3 माध्यिका में गुना करेंगे तो -3 माध्यिका होगा। जब इस तरफ लाएंगे तो +3 माध्यिका होगा, +3 माध्यिका। और बहुलक को अगर बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे तो बहुलक प्लस में हो जाएगा उस तरफ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पहले माध्यिका लिख लेते हैं, 3 माध्यिका।
3 माध्यिका, और यहाँ माद 2 -3 माद है तो इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा तो -2 माद हो जाएगा और उधर बच जाएगा बहुलक। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माद आ गया, अर्थात ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जो ही सही है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माद। आगे दिया निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ इसकी बारंबारता 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 45 है, और इस सबसे बड़ा यानी की बारंबारता है और उसका वर्ग क्या है तो 20 से 30। तो 20 से 30 होगा जो बहुलक वर्ग होगा, और अगर बहुलक निकालना रहे तो इसका आंसर जो आएगा 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, और चाहे जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बोलते हैं बहुलक। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का मान 18 दिया गया। तो x का मान निकालना है। तो मान बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो मान 18 दिया गया बराबर चरों का योग अपॉन चरों की संख्या। तो यहाँ चर को सबको जोड़ना है, तो देख लेते हैं 5x 4x 5 4 9 और 9 2 11 11 1 12x हो गया, और इधर अचर वाला जोड़ लेते हैं तो 2 2 3 5 5 5 10 और 10 2 12 हो गया। और कितना संख्या 1 2 3 4, तो अपॉन 4 कर लेते हैं। यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो 18 बराबर 4 कॉमन ले या 12 ही कॉमन ले लीजिए, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बटा 4। यहां से क्या कर लेते हैं 4 × 12 3 × 6 = 18, यहां से 6 बराबर x + 1, तो यहां से इधर कर लेंगे तो 6 - 1 बराबर x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहां सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 15 और 8 के मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिंदु 15 और 8 को मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो दूरी होता है, मूल बिंदु से कोई बिंदु x, y की दूरी क्या होता है √x² जोड़ y²। तो यहां से वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बिंदु क्या दिया 15 और 8 दिया, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल 17। इसका कुछ मात्रक नहीं इसलिए इकाई भी डाल सकते हैं, तो 17 इकाई या केवल 17 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यह जो रेखा का आलेख है किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसमें हम बिंदु का जो रखेंगे और इसको जब सेटिस्फाइड करेगा तो उस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। जैसे y = दिया गया है 2x - 3, तो ए वाला वैल्यू रखेंगे तो इधर y के स्थान पर यहाँ 2 हो जाएगा, इधर x का स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 × 4 हमें से 3 घटेगा तो बच जाएगा 1। तो ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये देखते हैं रख करके, तो x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 × 8, 4 × x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 × 8 में से 3 घट गया 5 हो जाएगा। इधर 1 है y के स्थान पर 1, तो ये भी बराबर नहीं होगा। ये रख करके देख लेते हैं, x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 × 6, 3 × 6, 6 में से 3 घट गया 3 बच गया। इधर 4 रखेंगे तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ ये वाला बिंदु को देख लेते हैं रख करके, तो x का स्थान पर 5 रखेंगे तो यहाँ से होगा 5 × 10, 10 में से 3 घटेगा 7, और y के स्थान पर क्या होगा 7 होगा। दोनों तरफ क्या देख रहा है बराबर आ रहा है। जैसे y के स्थान पर यहाँ तो 7 हो गया,
इसमें y कोऑर्डिनेट हो गया 7 और यहाँ x के स्थान पर हम लोग कितना रखना है, x कोऑर्डिनेट 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 10 में से 3 घट गया 7, तो दोनों तरफ 7 आ रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अर्थात कोई रेखा पर अगर कोई बिंदु देखना है कि कौन सा ये बिंदु उस रेखा पर है, तो वो बिंदु को अलग उस रेखा में पुट करेंगे, एक्स वाई के मान रखेंगे, और जब दोनों तरफ यानी कि इक्वल आ जाएगा, बराबर आएगा, तो वह बिंदु उस रेखा पर होगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है। यहां तो हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, तो देखेंगे कि वाई निर्देशांक किसको में 0 है, वाई निर्देशांक इसको में 0 है और इसमें 0 है, तो आंसर हो सकता है या तो 2,0 हो सकता है या तो 3,0 हो सकता है। बाकी ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें वाई निर्देशांक 3 है और एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, तो यही दोनों में से कोई आंसर सही हो सकता है। तो हम लोग ये चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है। तो ये बिंदु अगर ये दोनों से समदूरस्थ होगा तो दूरी निकाल लेते हैं, तो -2 और -2 होगा, और इसका भी इसमें से 2 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और जो y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का रूट ओवर, ये फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से -2 और -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 0 है तो 0 -0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यहां से क्या आ गया -2 -4, 4 के स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल हो गया 4, ये वाला। और फिर ये वाला इसमें से भी देखेंगे हम लोग चेक करके कि ये वाला भी इतना ही आता है, तो 6 माइनस क्या जाएगा 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, फिर प्लस यहां से 0 -0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 6 में से 2 घट गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल 4। तो क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु है जो ये दोनों के बीच का दूरी, ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी 4 इकाई आया, और ये बिंदु है जो इस दोनों के बीच की दूरी का 4 इकाई आया। तो देख रहे हैं कि ये बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, बाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी होगा। अब देखो बाई अक्ष से जो दूरी होता है एक्स निर्देशांक होता है, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। तो बाई अक्ष से दूरी अगर पूछा जाए तो एक्स निर्देशांक होगा, और एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो बाई निर्देशांक होगा। एक्स अक्ष से दूरी तो यहां हो जाएगा बाई निर्देशांक। तो यहां देखो क्या लिखा है, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी क्या होता है एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक हो गया 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो यहां दिया गया वृत्त की बात कर रहा, जैसे एक वृत्त है और यहां दिया है कि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, एक सिरा जो दिया है -10, 6 दिया है, और दूसरा जो दिया है 6, -10 दिया है। अब इसका कह रहा है कि वृत्त का केंद्र, तो केंद्र होता है जो व्यास के जो सिरों होता है उसके मध्य बिंदु होता है, जो क्या होता है केंद्र होता है। तो हम लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो उससे निकल जाएगा मेरा केंद्र। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है एक्स निर्देशांकों का मान है जो वाई निर्देशांकों का मान, अर्थात x1 जो x2/2 और y1 जो y2/2, तो -6 अब -10 और +6/2 और 6 प्लस -10/2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा -4/2 -2, और यहां से सोल्व इसको करेंगे तो -4/2 -2, अर्थात यानी कि ऑप्शन -2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो व्यास अगर दिया रहे, अगर मान लेगा व्यास के दोनों अंत बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहे, तो अगर हमें केंद्र निकाल रहे तो हम लोग उसका मध्य बिंदु निकालेंगे।
क्योंकि व्यास होता है जो केंद्र से होकर जाता है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6, 4, -1 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। अब यहां से देख लीजिए कि x1 x2 x3 क्या है, तो पहले x प्रथम कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे x1 में, तो 2 इसका प्रथम कंपोनेंट हो गया 0 और इसका प्रथम कंपोनेंट हो गया 4 अपॉन 3। अब सेकेंड कंपोनेंट लेंगे तो 4 जो 6 और जो -1 बाई 3। तो यहाँ 4 2 6 बटा 3 हो गया और इसका हो गया 6 4 10 में से घट गया 9 बटा 3। तो 3 गुना 6 और 3 3 9 यानी 2,3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। ये वाला थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए। x अक्ष पर डाले गए, जैसे मान ले रहे कि कोई बिंदु है 13,19 है, 13,19 है, तो यहां बिंदु ले लेते हैं। तो x अक्ष पर डाल गए लंब, तो इस तरह से, तो डाले गए लंब की लंबाई, तो x अक्ष पर लंब डाला है, लेकिन ये वाला कौन सा निर्देशांक होगा, ये होगा y निर्देशांक। तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछेगा तो y निर्देशांक होगा, और y अक्ष पर अगर डाले गए लंब की लंबाई पूछे, y अक्ष पर अगर ये लंब डाले तो ये होगा x निर्देशांक, ये हो जाएगा y निर्देशांक, ये होगा y निर्देशांक, ये होगा x निर्देशांक। तो यहां तो ऐसे लाइन आप लोग को याद रखना है कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है, y निर्देशांक, y निर्देशांक होता है। और यही जस्ट उल्टा लिखेंगे कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x निर्देशांक होगा। तो यहां लिखा है 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई y निर्देशांक, तो y निर्देशांक हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। ये पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला। तो x आदमी की प्रथम कंपोनेंट का मध्य जो सेकेंड कंपोनेंट का मध्य, तो -2 और प्लस -6/2 और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस प्लस यहां लिखेंगे -4/2। अब यहां से देखिए 6 और 2 8, 8 बटा 2 हो गया 4 माइनस में, और यहां से 8 में 4 बटा 4 और 4 बटा 2 2 हो गया। अब ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में, तो थोड़ा सा आप लोग को ये इसे तो सेकंड में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, सेकंड जो चतुर्थांश होता है उसमें माइनस प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश होता है माइनस माइनस, और फोर्थ चतुर्थांश होता है प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया जो देखिए, यदि 0,0 8,0 एवं 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछ रहा है।
और देखिए यहाँ निर्देशांक जो दिया गया है 0, 0, 8, 0 और 0,12। तो हमें क्या होता है कि अगर हमें जल्दी से निकालना हो, शॉर्टकट में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो किसी एक शीर्ष को 0 करना होता है। और इसमें सबसे खास बात है कि इसमें एक शीर्ष 0 दिया गया है, तो इसमें कोई लोचा ही नहीं है। यानी 8,0 खाली लिखो और एक 0, कितना दिया गया 12, 0 वाला को छोड़ दीजिए। अब क्या बताए थे कि दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई करना, नजदीक वाला को नजदीक से मल्टीप्लाई करना, और दोनों का अंतर का मॉड बटा 2। तो देखिए दोनों का अंतर का, यानी कि पहले दूर वाला को दूर से गुना करेंगे तो 12 गुना 8 कर लेंगे, और बीच में माइनस 0 गुना 0, और इसका मॉड लेना है, अब बटा 2 खाली कर देना। तो 12 ठीक कितना हो गया 96, 96 में से 0 घट गया 96 ही रहेगा, 96 बटा 2, तो हो गया 48। और इसको इकाई में लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ऐसे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। अब इसका परिमिति पूछ रहा है, जैसे शीर्ष यहां दिया गया है सब 0, यहां से ले लेते हैं 0,6, 0, 0 और 8,0। तो परिमिति क्या होता है कि त्रिभुज के सभी भुजाओं के योगफल को क्या बोलते हैं, परिमाप या परिमिति या परिधि होता है। तो इस सभी भुजा को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। अब भुजा निकालने लगी तो दूरी निकालना पड़ेगा, तो दूरी ये दोनों का निकालेंगे तो देखो 0, 0 खत्म हो गया, 6 में से 0 घटेगा 6, और 6 का स्क्वायर 36 है, 36 के वर्गमूल 6, ये दोनों के बीच का दूरी 8 आएगा, ये दोनों के बीच का दूरी कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों मिलाकर के हो गया 100, 100 का वर्गमूल 10, ऐसा आएगा। ये नहीं समझा तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये दोनों के बीच का दूरी निकाला तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 100, 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10। अब इसका हमें तीनों भुजा निकल गया, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल है। परिमिति, परिमाप, परिधि एक ही होता है। तो परिमिति बराबर 6 + 8 + 10, तो कितना हो गया 814, 10, 24, 24 हो जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण x² + 4x + b बराबर 0 का विभेजक निकालना। विवेचक को बोलते हैं विविक्तर, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और विवेचक को d से डिनोट करते हैं। तो b के स्थान पर आपका हो गया 4, b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है तो 1, और c का वैल्यू हो गया b, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4b, तो यही हो गया इसका विवेचक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर अचर राशि या स्थिर राशि होता है। तो ये दोनों का अंतर देखेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे तो स्थिर राशि नहीं आएगा, ये दोनों का अंतर देखेंगे तो इसमें भी अचर राशि नहीं आएगा। यहाँ 10 का अंतर है और फिर यहाँ हो गया 100 का अंतर, तो ये भी एपी में नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं अंतर 2 का है, फिर ये दोनों के बीच का अंतर हो गया 4 का, ये दोनों के बीच का अंतर 16 का, तो ये तीनों शुरुआत वाला ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये दोनों का अंतर -4 का है, फिर यहाँ ये दोनों का अंतर -4 का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। एपी होने के लिए दो लगातार पदों का अंतर अचर राशि होना चाहिए, बराबर समान। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो √18 दिया गया है, स्क्वायर रूट ओवर 50, स्क्वायर रूट ओवर 98 और स्क्वायर रूट ओवर 162, इसका सार अंतर पूछ रहा है, अर्थात दो लगातार पदों के अंतर। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, और यहाँ 9 का वर्गमूल 3√2 हो गया, और यहाँ 25 का वर्गमूल 5√2। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है, सार अंतर, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो 5√2 में से 3√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा
2√2, तो 2√2 भी लिखो, चाहे नहीं तो अगर ऐसे नहीं देता आंसर तो आप लोग 2 को अंदर जाएंगे तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, √8 ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट 2√2 लिखेंगे। अब क्या लिखा है इसको में कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का इग्रामा पद, तो इग्रामा पद पूछ रहा है कि क्या होगा, तो क्या होता है a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो a हो गया आपका 2 प्लस 10 और d का वैल्यू, ये दोनों के बीच का गैपिंग डिफरेंस कितना 3 का, तो 3 रखेंगे, तो 10 दिया 30 और 2 32। ऐसा जैसे ही क्वेश्चन आएगा इग्रामा पर करा तो 10d लेना और उसमें a को जोड़ना, तो 10 और d का वैल्यू हो गया 3, तो 10 दिया 30, a को जोड़ लेना हर स्थिति में। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। nवां पद को हम लोग बोलते हैं tn, और tn बराबर दिया गया 8n-2, और इसका कह रहा है श्रेणी का 7वां पद, तो n का स्थान पर रख लेंगे 7, तो 7वां पद निकल जाएगा, तो t7 बराबर 8 इंटू n का स्थान पर 7-2, 8 7 56 में से 2 घट गया तो 54 हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो n को बस हटा दीजिए, तो 8 में से 2 घट जाएगा, तो प्रथम पद a पूछता तो 8 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 6। अगर इसका d पूछता यानी डेट मीन्स सार्वंतर, तो क्या करते n का जो गुणांक होगा वही होता है सार्वंतर, तो n का गुणांक कितना 8, तो अगर सार्वंतर पूछेगा तो n का गुणांक कर लेंगे, और प्रथम पद पूछेगा तो n को हटा करके बाकी जो शेष बचा नंबर उसको सोल्व कर लीजिए, वही प्रथम पद निकल जाएगा। 26 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का संबंध दिया गया है, 30वां पद और 20वां पद का जो अंतर है वह 50 के बराबर है। 30वां पद और 20वां पद का अंतर कितना के बराबर, 50 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहे तो आपको कुछ करना विशेष नहीं है, दोनों का अंतर उसको d में ले लो, तो 30 में से 20 घट गया 10, इसको d में ले लेना, तो 10d बराबर 50, तो 10 पंचे 50, 5 d बराबर हो गया 5। इसका d को क्या बोलते हैं सार्वंतर, तो सार्वंतर हो गया 50, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2x-1, 3x + 2 और 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। अगर किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद मान लेते हैं a b c अगर दिया रहे तो एक रिलेशन होता है, ये दोनों के बीच का अंतर और ये दोनों के बीच का अंतर बराबर होता है, तो ये दोनों के बीच का अंतर b - a हो जाएगा और ये दोनों के बीच का अंतर c - b हो जाएगा। b को इधर ला देंगे तो 2b और a को उधर ले जाएंगे तो a + c। तो अगर 3 पद क्रमागत दिया रहे तो बीच वाला पद का दुगना होता है और किनारे वाला जो पद का योगफल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बीच वाला का दुगना कर लो, इसको 2 से गुना कर लीजिए, तो 3 गुना 6x हो जाएगा और 2 गुना 4 हो जाएगा, और किनारा वाला का योगफल तो 6 और 2 कितना हो गया 8x, और ये 1 और 1 कितना हो गया -2। इसको सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। 2 को इधर ला देंगे तो 4 + 2 हो गया, 6x को इधर ले जाएंगे तो 8x - 6x हो गया, तो इधर 6 हो जाएगा और इधर से हो जाएगा 2x, तो 2 × 6 हो गया, तो x बराबर कितना 3, आंसर इसका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ई वाला को रूल्स को अप्लाई करके बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से b बराबर भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि a + c बटा 2 भी कर ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 28 का, किसी समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 और डॉट 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 82 में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बराबर एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, पदों की संख्या को लोग n बोलते हैं, और n बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा d + 1। इस फार्मूला को आप अप्लाई करके बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको पता से n होता है जो पदों की संख्या, n होता है nवां पद, या nवां पद को हम लोग an या l भी सूचित करते हैं, d सार्वंतर a प्रथम पद।
यही फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग देखो बहुत ही इजी वे में निकाल लेंगे। तो nवां पद इसका हो गया 82 माइनस प्रथम पद हो गया 2, इसका सार अंतर, ये दोनों के बीच का दूर कितना है 4 का अंतर है, 6 में से 2 घट गया 4, 4 का अंतर और प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 80/4 प्लस 1, 20 चौके 80 हो जाएगा, तो 20 एक 21, तो n का वैल्यू हो जाएगा 21। अब इसी जो फॉर्मूला जो दिए किसी समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, केमा पद है जो शून्य है, तो वही n ही निकाला। मान लेते हैं कि इसका nवां पद है जो शून्य है, तो क्या होगा अंतिम पद इसका 0 हो गया और माइनस 72 और बटा डी का वैल्यू कितना का अंतर है, 63 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा ना, और प्लस 1, यही फॉर्मूला को अप्लाई, तो यहां से -72 बटा -9 प्लस 1, 9 ठीक 72 माइनस से माइनस कैंसिल 8 1 9 हो जाएगा। तो इसका जो नौवां पद होगा वह क्या होगा 0 होगा। कैसे निकाले, तो इसका मान लेते हैं कि nवां पद है जो 0 है, अर्थात अंतिम पद 0 हो गया, प्रथम पद 72 हो गया, तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटाते हैं बटा डी रखते हैं प्लस 1। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन इसी तरह से बनाए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी, तो दूरी बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि स्क्वायर रूट ओवर x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग दूरी निकाल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस 0 घटेगा तो कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, a cos थीटा का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसमें 0 में से घटेगा तो इतना ही रहेगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे a स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर का वर्गमूल एक a हो गया और साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो आंसर हो जाएगा a। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ, 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ 1 को भी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या कर लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनदर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में x और y क्रमशः भुजाएं ए बी और AC पर 2 बिंदु है और x y समांतर BC है, x और xb का अनुपात दिया गया है, तो a y और y c का मान निकालना है। एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, ऐसे एक त्रिभुज है a b c और इसमें देखिए लिखा है कि ए बी जो भुजा है और AC पर 2 बिंदु है, x और y 2 बिंदु दिया गया, लिख लेते हैं x और y ये 2 बिंदु दे दिया। अब यहां से देखिए क्या लिखा है कि AX और XB, AX हो गया 2 और XB हो गया 3, और यहां दे दिया कि ये XY है जो BC का समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि AX, थेल्स प्रमेय से इसमें लगाएंगे कि अगर AX समांतर अगर है BC के तो होगा AX बटा XB
बराबर ए बाई बटा बाई सी। अब एक्स बटा एक्स बी का जो दिया गया 2/3 और अपने को निकालना क्या है ए बाई बटा बाई सी, ए बाई बटा बाई सी यानी ए बाई, इसी को लिख सकते हैं बाई सी। तो ई वाला भी अनुपात होगा 2:3 ही आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी 2:3। ये दोनों का अनुपात दिया था एक्स और एक्स बी का अनुपात, तो पूछ रहा था ए बाई और बाई सी का अनुपात। तो क्या होता है थे इस पर में से कि अगर समांतर रेखा खींची जाए तो क्या होता है समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 64 दिया, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ एक प्रमेय होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है, चाहे संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात होता है या संगत परिमापों के वर्गों के अनुपात होता है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो त्रिभुज ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात होता है। मान लेते एक के माध्यिका x है, एक के माध्यिका मान लेते बाई है, तो x स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर ये होगा। और इसी से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 121 और इधर से है 64, इधर से क्या हो जाएगा एक्स बाई, पूरा पर स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट ओवर 121 बटा 64 बराबर x बटा बाई हो जाएगा। 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और 64 का वर्गमूल 8 बराबर x बटा बाई। तो यहां से एक चीज ये इसका आंसर तो ये होगा 11:8। अब जैसे ही मान लिया जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और पूछे कि माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, चाहे ऊंचाइयों का अनुपात, चाहे भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात क्या हो, तो क्षेत्रफल अगर दिया रहे तो हम लोग उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 21 का वर्गमूल होगा 11 और 64 का वर्गमूल होगा 8। तो डायरेक्ट आंसर ये कर सकते हैं। चाहे इसका जस्ट अपोजिट अगर मान लिया जाए कि ऊंचाइयों का अनुपात या माध्यिकाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो हम लोग उसका वर्ग कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं माध्यिकाओं का अनुपात 2:3 दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो यहां क्या है कि थोड़ा सा क्षेत्रफल को हटा दिया, तो अगर भुजा और परिमाप का अनुपात समानुपाती होता, ऊंचाई और परिमाप का अनुपात समानुपाती होता, तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं कि यहाँ 30/20 कर लेंगे। ये परिमापों का अनुपात होता है जो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक के हो गया 18, तो दूसरा का निकालना मान लेते 1 से ले लेते हैं, तो यहाँ कैंसिल कर लीजिए 3 6 का 18, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 12 आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता बराबर 36√3 दिया गया। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल होगा, ये तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 36 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो a बराबर स्क्वायर रूट ओवर 36 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो 6 गुना 12 हो गया भुजा बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप फॉर्मूला आपको अप्लाई करके बना लीजिए इजी वे में। फिर दूसरा दिया गया सही सेम क्वेश्चन है ना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 है, किसी बार बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अब क्या करता है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है
कहीं से एक त्रिज्या भी खींच लेते हैं जिसका लंबाई 7 सेंटीमीटर दे लें। अब क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये बाह्य बिंदु मान लेते हैं और ये स्पर्श रेखा है जिसका मान लेते हैं कि 24 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे लेते हैं O, बाह्य बिंदु P ले लेते हैं और यहां इसका नाम देते हैं T। तो क्या होता है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। एक प्रमेय है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। लंब होती है यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो अपने को निकालना समझो कि कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर है जोड़ 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 625 और 625 का वर्गमूल 25। तो कर्ण ये निकल जाएगा। कर्ण मतलब यानी कि निकाले थे ओपी, तो ओपी की लंबाई हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है। तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श की रेखा की लंबाई। तो आप लोग को बताए थे कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर दो स्पर्श रेखा युग्म क्या होती है? समान या बराबर होती है। यानी ऐसा कुछ कह रहा है कि एक वृत्त है और बाह्य बिंदु से यानी कि दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा गया है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा मान लेते हैं, तो बिंदु लेते हैं A और B। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है 17, तो दूसरा का भी क्या होगा? 17। बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की लंबाई क्या होती है? बराबर। एक दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 39। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्त खंड क्या होता है जो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वृत्त खंड यानी कि वृत्त एक पहले से हो गया और वृत्त और एक क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग चाप। चाप नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम दे लेते हो। ये वाला हो गया आपका, इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है? तो किसी वृत्त के जीवा और उसके संगत चाप, किसी वृत्त के जीवा और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को बोलते हैं वृत्त खंड। तो ई वाला जो छोटा है इसको लघु वृत्त खंड और जो बड़ा वाला होगा जैसे इधर वाला होगा जो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। तो यहां दिया गया है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे दिया इसमें क्वेश्चन में। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया गया है 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो दीर्घ वाला क्या होगा? तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वाला बचेगा। तो अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वाला बचेगा। चाहे वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वाला घटाएंगे तो लघु वाला निकलेगा। तो जैसे लघु दीर्घ कहेगा हम लोग क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से एक को घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो यहां हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 कर लेते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे दिया है 14 वर्ग सेंटीमीटर यानी 14 दे दिया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सते 54 से 154 और माइनस 14 घटा करके आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल इसका वैल्यू 154 22/7 हो गया और त्रिज्या आर स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे 22 से 7 154 से हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 गुना 7, तो आर बराबर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती है तो उनके कितने हल होंगे। तो संपाती में क्या होता है अनंत हल। प्रतिच्छेदी अगर प्रतिच्छेदी है प्रतिच्छेदी तो एक हल होगा, या इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर संपाती है तो इसको अनंत हल होता है, इसी को बोलते हैं अनगिनत, और क्या बोलते हैं अपरिमित, अनेक, या इसको असीमित भी बोल सकते हैं। और अगर दिया गया समांतर तो कोई हल नहीं। तो दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। तो संपाती में अनंत हल होगा, समांतर में कोई हल नहीं, और अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण दो को दिया और किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी। तो जस्ट यानी कि देखिए निकालना है a1 बटा a2। तो a1 x का गुणांक हो गया 2, इधर से x का गुणांक हो गया 12, 2 छंग के 12 यानी 1/6। b1 बटा b2 निकालेंगे तो b1 हो गया इसको में -1, इसमें y का गुणांक हो गया 7। तो यहां से खुद देख रहे हैं कि a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, देयरफॉर हाँ प्रतिच्छेदी होगा या एक हल होगा। अलेख कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। हल की बात किया है तो होगा एक हल। यहां दिया गया एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर यहां y को उधर लेकर जाएंगे तो y होगा, यानी x बराबर y अगर है ना तो ये मूल बिंदु से जाता है। जैसे यहां से समझ सकते हैं ना, तो ये x अक्ष को कट करेगा ना तो y अक्ष को, ऐसे समझिए x x डैश y और y डैश। यहां से देख लेते x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, ऐसा कुछ होगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 2 होगा। तो ये जो ग्राफ जाएगा यानी कि कुछ ऐसा जाएगा। तो कहां से जा रहा, मूल बिंदु से जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से। आपको याद रखना है कि x बराबर y अगर है तो मूल बिंदु से होकर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहां देख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर इधर है और इसमें भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि x गुना x स्क्वायर है, इधर और कहीं x स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर है और यहाँ x गुना x स्क्वायर है, अब दोनों तरफ बराबर में है तो x स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर इसमें x स्क्वायर होगा ही नहीं, घात 2 वाला टर्म ही नहीं होगा, तो द्विघात कहां से होगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कहा कि इधर a प्लस बी को इसमें तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर होगा, इधर x स्क्वायर है नहीं तो कटेगा नहीं, तो सही आंसर इसका होगा बी हो। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या है कि एक मूल दिया गया है और हमें दूसरा मूल निकालना है, दूसरा मूल है बल्कि p का वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी वे में आप देखो, यहां इस पर ले लेते हैं p ऑफ x, और p ऑफ x बराबर है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स
-3 बराबर 0। इसको पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। अब क्या करा कि एक मूल -3 लिया गया था, एफ ऑफ एक्स का स्थान पर -3 रखेंगे, तो जहां जहां इसमें एक्स दिखेगा वहां क्या रख देना है, -3। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -3 और -3। अब यहाँ किसी बहुपद में शून्यक का मान या मूल का मान रखते हैं तब बहुपद को क्या कर देता है, 0। तो ये 0 हो जाएगा। इधर से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। इधर से -3p -3, यहाँ -3p को इस तरफ लाएंगे तो +3p हो जाएगा और 18 में से 3 घट गया 15, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 5 आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। यहां से कहा कि मूल वास्तविक और समान है, तो आप लोग को बता चुके थे कि जब d का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर, तो मूल वास्तविक तथा क्या होता है, असमान। मूल वास्तविक तथा असमान। और अगर d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होता है, और अगर d छोटा होता है 0 से तो मूल अवास्तविक होता है। तो ये तीनों पॉइंट में देखे गए कि क्या दिया, क्या मूल वास्तविक और समान दिया गया। तो और ये वाला बी जो दिया गया इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां दिया गया डी बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो डी बराबर फॉर्मूला था b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ बी स्क्वायर, बी कितना है, एक्स का गुणांक होता है जो बी होता है, तो एक्स का गुणांक 3k है, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो गया 9 और सी का वैल्यू हो गया 4 बराबर 0। तो 3k का स्क्वायर 3 दिया 9k स्क्वायर, यहाँ से इसको बराबर के उस तरफ लेके चल जाइए, तो 4 गुना 9 गुना 4, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो के स्क्वायर या के बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 4 गुना 4। तो के बराबर प्लस माइनस 4 गुना 4, एक और 4 बाहर निकल जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है x² प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0, और इसमें इसका जो मूल है अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर 5 दिया गया। सबसे पहला काम क्या करें, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो ये जो समीकरण दिया गया इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जिसको मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बोलते हैं, ऐसा फॉर्मूला था -b/a। तो माइनस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3p और a का वैल्यू हो गया 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू हो गया 2p² और a का वैल्यू 1। और थोड़ा सा देखना, हमें जो दिया गया एक रिलेशन दिया अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया गया। अब a² प्लस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² जो b² है, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा बराबर 5 है, तो 5 इतना बड़ा फॉर्मूला ये वाला लगा दिए, ठीक है। और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो दे रखा है, -3p दिया, -3p स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, और 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 2p² बराबर 5, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और p² माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 गुना 4p² बराबर 5, तो 9 में से 4 घट गया 5p² बराबर
5, 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो गया, तो p बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 1, तो प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक गप करें आप लोग पीछे जी, फिर देखो वीडियो में आ जाएगा, नाम ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वीडियो में पूरा आपका नाम रखना आ जाएगा। इसीलिए आप लोग शांति बना करके देखिए, जहां कंफ्यूजन है बेशक पूछिए। लिखा है अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जो दिया गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसका मूल होंगे, क्या पूछ रहा है? मूल को ही बोलते हैं शून्यक हल, रूट इसको बोलते हैं, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ये वाला उस तरफ जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, वहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस क्यू स्क्वायर के वर्गमूल क्यू, और यहां से ए स्क्वायर के वर्गमूल और पी स्क्वायर के वर्गमूल पी। ये आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात दिया गया। इसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या करना है? निकालना। द्विघात समीकरण दे रखा है, तो मूलों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसका क्या निकालना? अनुपात। अनुपात में बट्टा कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा, अनुपात में बटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा आता है सी बटा ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो माइनस बी बटा सी। तो हम लोग डायरेक्ट जैसे ही मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछे तो माइनस बी बटा सी लगाना है। तो माइनस बी का वैल्यू हो गया माइनस 15 और सी का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो माइनस माइनस प्लस, यानी 15 बटा हो गया 50, 5 तिया 15 और 5 दे 50, 3 बटा 10, अर्थात 3 अनुपात 10। अब डायरेक्ट भी यानी कि कर सकते थे, जैसे अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट अगर पता होता कि क्या होता है इसका अनुपात, माइनस बी अनुपात सी होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे माइनस बी, यानी माइनस इसमें पहले से है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाता 15 अनुपात सी का वैल्यू 50, 5 तिया 15, 5 दे 50, 3 अनुपात 10। अब डायरेक्ट कर सकते थे अगर बनाते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल दिया गया, मूल मतलब हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू है एक्स का मान, तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर हो गया -1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5 और प्लस -1 बराबर कितना हो गया? -6। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो कितना हो गया? -5 और इंटू -1, तो माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, 5 गुना 1 5। अब द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -6, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, एक्स है तो एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका, आसान तरीका आप लोग को बताए थे, द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, द्विघात बहुपद बराबर। गप करें आप लोग जी, देखो नाम पकड़ा जाएगा। फिर अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? -5 है, पहले से माइनस तो +5 हो जाएगा, और एक्स माइनस बीटा का वैल्यू -1 है और पहले से माइनस तो +1 हो जाएगा। अभी वाला डायरेक्ट गुना करने के लिए बताए थे, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर
अभी वाला इसी को गुना करो, इसको से गुना करो, तो 5 गुना x 5x और x गुना 1 x, तो 5 कितना हो गया 6x, और फिर 5 गुना 1 5, और जैसे गुना आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो। तो ऐसे भी आप बना सकते थे इजी वे में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कॉमन है, √81/2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या होगा √81/2, 81 के बराबर 9, 9/2, तो ये p/q के रूप में होना चाहिए था, तो p/q के रूप में है। p और q क्या होना चाहिए परिमेय के लिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक माने पूरा पूर्णांक होना चाहिए, तो p और q कुछ ही है 9 और 2 पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था परिमेय के लिए, तो q के मान 0 नीचे नहीं होना चाहिए था, तो नहीं है, तो अर्थात ही परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। अगर ऐसा है तो होगा परिमेय संख्या, तो ये ऐसा था इसीलिए परिमेय संख्या। आगे लिखा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, घातांक माने घात का अंक, तो 192 को हम लोग पहले गुणनखंड तोड़ेंगे इस तरह से, 2 से लगा देंगे तो 96 गुना 192, फिर 2 से 48 गुना 96, फिर 2 से 24 गुना 48, फिर 2 से हो जाएगा 12 गुना 24, 2 से 6 गुना 12, 2 से 3 गुना 6, तो 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 पर पावर 6 गुना 3 बराबर कितना हो गया 192। तो पूछ क्या रहा था 2 का घातांक, 2 का घातांक, घातांक या घात भी पूछे तो कितना होगा 6, यहाँ जो पावर होता है इसी को घातांक। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया ये देखिए, फॉर्मूला तो दे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर क्या है bq प्लस r, इसमें जो जो डेटा दिया गया वो पुट कर देंगे, a बराबर 72 दिया तो 72 रख दिए, b का वैल्यू आपका कितना, b का वैल्यू निकालना ना है, b का वैल्यू निकालना है, q का वैल्यू दिया है 8 प्लस r का वैल्यू दिया है 0, तो 72 बराबर 8 b और 9 8 72 9 हो गया, तो b बराबर 9 आंसर हो जाएगा। इसमें तो फॉर्मूला दे रखा था, कोई टेंशन नहीं था। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका हर का जो गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में अगर मिल जाए उसका, यानी कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो यहां से 2/15 ये नहीं होगा, जैसे 2/15 का हर का हमने गुणनखंड करा, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 3 इस फॉर्म में नहीं आएगा। 160 को अगर करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 2 गुना 4 4 गुना 8 16 गुना 4 4 गुना 8 16 गुना 32 और 32 बचे 160। तो यहाँ क्या देखें 2 पर पावर 5 गुना 5, तो देखिए यहाँ 2 पर पावर m इस फॉर्म में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m, अर्थात 2 और 5 पर अंतर क्या चाहिए भिन्न हो सकता है। ऐसा गेट वाला क्या हो जी, वो बिरका क्या हो ना लगता है कुछ दुर्गंध आ रहा, दुर्गंध आ रहा। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही दशमलव प्रसार शांत और अशांत की बात करा जाए तो क्या करेंगे हम लोग हर एक स्थिति में भिन्न का हर के गुणनखंड देखेंगे, और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का अगर आ जाए रूप हर के गुणनखंड करने पर तो वह क्या होगा शांत होगा। यहां देखिए अगला Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक होने के लिए +1 आना चाहिए, +3 आना चाहिए, +5 आना चाहिए, +7 आना चाहिए, अर्थात इधर जो आना चाहिए कोई विषम संख्या आना चाहिए। तो किसमें इधर वाला विषम संख्या नहीं है, तो देखिए इसमें विषम है, इसमें विषम है, इसमें विषम है। ऑप्शन नंबर बी है जो विषम नहीं है, अर्थात क्या होगा सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा
तो ये पॉइंट ही याद रखिए, दो लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है? 2 होता है। अगर यहां दो लगातार इधर विषम कर दे संख्याओं का मसा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर दो अभाज्य संख्या कर दिया जाए दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मसा तो कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे क्वेश्चन ये मान लो तो दिया गया दो लगातार सम संख्याओं का मसा पूछ रहा तो इसका 2 रहेगा, या ऐसे पूछ दिया जाए दो लगातार विषम संख्याओं का मसा तो कितना हो जाएगा? 1। और दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है? 1। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे होती है? तो दो ऐसे भी आप लोग को बताए थे कि अमृत और जहर मिलाकर के पीने से हमेशा जहर ही बनता है। तो ऐसे ही परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ा जाए, मिलाया जाए तो क्या होगा? अपरिमेय। तो ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 और उनका HCF दिया गया है तो LCM निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला LCM HCF में बताए थे कि A इंटू B बराबर LCM ऑफ AB और गुना HCF ऑफ AB। कौन है लड़की गप कर रही है? कितनों लड़की को समझाया जाए समझ में नहीं आएगा। शांत रहे कह रहे हैं तो समझ में नहीं। वीडियो में रिकॉर्डिंग होगा तो सब क्या कहेगा कि सर लड़की को बुराई करते हैं, खिलाफ है, देखिए है नहीं ऐसा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 86, 70 LCM ऑफ AB। अपने को नहीं पता है, LCM लिख लेते हैं और HCF ऑफ AB का वैल्यू कितना दिया गया? 17। 17 से भाग दे लीजिएगा तो 86, 70 बटा 17 और जैसे होगा LCM ऑफ AB। तो यहां से भागा लीजिएगा तो 17 पंचे 85, 85 कितना बचेगा? 1 ना, 1 पर 17 फिर 1 0, 510 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। और कोई फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूला फिलअप करने के लिए भी रहता है, खाली स्थान दे करके। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? तो देख लेते हैं 64 और 36 कितना हो गया? 100 और 100 के बराबर कितना हो गया? 10। नीचे कुछ ना देख वो तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही हो जाएगा, तो सर्कल की जरूरत नहीं पड़ा। देखिए आगे है 130 HCF ने पूछा है, HCF पूछा है कितना? 130 और 15 का। HCF जैसे पूछेगा आप लोग देखिए, उस HCF मैंने क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है इसका ना वही होगा। तो इस पहले 15 से देखते हैं, 15 से कट रहा है? नहीं कट रहा, 15 नहीं होगा। 130 अगर लेंगे तो 130 से ही नहीं कट रहा, तो 15 और 130 ये दोनों तो नहीं होगा। 5 देख लेते हैं, 5 से दोनों कट रहा, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 से दोनों कट रहा तो ये सही आंसर होगा। इसे सबसे बड़ा यानी कि कॉमन फैक्टर होगा, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है जो देखिए, यदि बिंदु R A, B है, निम्नलिखित में से P 0, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन गप कर रही है जी? कितना समझा जाए तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ लग रहा है तो थोड़ा भी घूम करके आवो बाहर से। अब ऐसे एकदम फुसफुसाइते रहेगी, वो कहेगी जाओ जाओ, अब जाएगी नहीं।
अरे जिसको जाके मैंने तो ऐसे घूम करके आगे अगर दिक्कत ज्यादा दिखा रहा था। चलिए देखते हैं। तो यदि बिंदु आर है, रोकना पड़ेगा ना। अच्छा रोको तो बढ़िया से, घूम करके आए 2 मिनट। आप लोग बड़ी देर से कर रहे हैं, चूचा कर रहे हैं, लॉक लग गया था। तो ये वाला देखे, यहाँ 0,0 है तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा इसी पर 0,0। और यहाँ देख रहे हैं 0,2 है तो एक इंसान 0 है तो बाई अक्ष पर होगा, तो मान लेते हैं यहाँ हो जाएगा 0,2। तो यहाँ से देखिए एक 0,0 है और एक 0,2 है, तो ये कौन सा अक्ष है? बाई अक्ष। कौन सा अक्ष है? बाई अक्ष। तो बाई अक्ष का समीकरण, बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। यहां देखिए 0,0 एक बिंदु दिया गया था, एक बिंदु दिया था 0,2 और इसी बिंदु पर क्या कहता है? a, b है, a, b है। अभी बाई अक्ष है तो बाई अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, तो इसका x निर्देशांक कितना है? a, और a बराबर क्या होगा? 0। तो आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है। एक तरीका ये है कि इसी बिंदु पर ये बिंदु है तो संरेखी होगा। एक दूसरा तरीका आप ऐसे बना सकते थे, जैसे रेखा है P और एक रेखा है Q। P का निशान हो गया 0,0 और इसका हो गया 0,2 और इसी पर एक बिंदु है क्या चीज? a, b, जिसका नाम दे लेते हैं R। तो क्या होगा कि PQ होगा और PR होगा, जो क्या होगा? या चाहे बिंदु PQR होगा जो संरेखी होगा, एक ही रेखा पर है। तो संरेखी के लिए कंडीशन आप लोग क्लास 10th में जो फॉर्मूला उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो संरेखी में क्या होता है, अगर 3 बिंदु संरेखी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 बटा x3 माइनस x1। ये फॉर्मूला को भी आप अप्लाई करके हम लोग संरेखी वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो यार देख लीजिए y2 माइनस y1, जैसे ये वाला हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 बटा x2 माइनस x1, x2 हो गया a माइनस 0 बराबर y3 माइनस y1, y3 इसमें कितना हो गया 2, तो y3 माइनस y1 हो गया 0 बटा x3 माइनस x1 यानी 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब यहां से ये वाला 0 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इधर से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b माइनस 0, अच्छा इस तरह से कर लीजिए b माइनस a बराबर 2 बटा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2a बराबर b गुना 0 0, तो a बराबर 0। तो ये तरीका है। नहीं तो ये तरीका को भी आप अप्लाई करके बना सकते थे। क्या इस पर लिए तो ये बाई अक्ष हो गया, अब बाई अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता और इसमें x निर्देशांक है तो x बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर माइनस 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। x बराबर 2 और y बराबर 3, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु। अर्थात x y के मान जो होता है वही क्या होता है? प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। tan थीटा 15/8 है तो sin थीटा क्या होगा? जैसे देखिए tan थीटा बराबर 15/8, तो sin थीटा पूछ रहा है तो देखो tan थीटा p बटा क्या होता है? p बटा b होता है और sin थीटा p बटा h होता है। तो p कितना होगा? 15। तो 15 ऊपर में किसमें है? केवल c में है, तो ऑप्शन नंबर c केवल डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, ज्यादा कोई यानी झोल झाली नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर 6 दिया गया। अब यहाँ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर कह रहा है, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को वैल्यू निकल जाएगा, जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 होगी, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 बराबर 36। तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस 2 बराबर हो गया 34। 34 कितना बराबर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, या आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 दिया गया है और पूछे tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ अगर प्लस में है तो 36 के स्क्वायर में से 2 6 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो 6 के स्क्वायर में से 2 जोड़ देंगे, उसमें 2 जोड़ देना, अर्थात यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ देखेंगे कि प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो 2 को घटाना है। अगर यहाँ माइनस रहता तो 2 को क्या करते, जोड़ते। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है। तो पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुना कर देते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा से दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 गुना सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या होगा, इसको हम लोग इतना को एक टर्म ही मान लेते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए, फॉर्मूला पर आ जाए। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसको से हम लोग इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। और अब थोड़ा सा इसमें ये गुना होगा तो प्लस वाला भी तो होगा ना, तो सेक थीटा और प्लस tan थीटा। क्या किए, इसे थीटा पहले इसमें मल्टीप्लाई किया फिर इसी को इसमें मल्टीप्लाई किए, अब 0 गुना समथिंग 0। अभी वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 0। अब इतना का वैल्यू कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 0। तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर -1। सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 कुल लेके उन्हें डायरेक्ट भेज देंगे तो काफी 0 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 0। इसको इधर देते तब तो दोनों माइनस में आता है। यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा ने पूछ रहा था, तो वही तो मतलब इसको उधर भेज देते, इधर गुना में है ना सर, सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू ये इधर सर, हाँ ये दोनों गुना में है ना, तो उधर वाला को इधर भेज देते। ये वाला को उस तरफ, नहीं उधर वाला, ये वाला को हाँ कुल लेके उधर भेज देते डायरेक्ट। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 0 है। लेकिन ये आंसर होगा। अच्छा वाला देख लेंगे बाद में, अभी वाले देख लो ना। अच्छा यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कितना हो गया √3/2 और इसमें कॉस लिखा है cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू पूछा। अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कितना का वैल्यू, साइन कितना का मान √3/2 होता है तो 60 डिग्री, तो थीटा का कितना हो गया 60 डिग्री। और अपने को निकालना है cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर cosec थीटा का मान कितना, यहां से देखिए cosec क्या हो जाएगा 60 और प्लस cot 60। अब यहां से क्या करना है, cosec 60 का मान कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, और cot 60 tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो cot 60 का वैल्यू 1/√3, तो √3 एलसीएम हो जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, अर्थात 3/√3,
तो √3 को 3 बार कट जाएगा, √3 बार में 3, तो √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 दिया गया और पूछ रहा है थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, tan 2 थीटा बराबर, ये 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो +3 और यहाँ √3 है उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो √3 होगा, एक कैंसिल करेंगे √3 बार में, अर्थात tan 2 थीटा बराबर √3। अब यहाँ थीटा ये वाला थीटा मानेंगे, tan कितना का मान है 60 का, तो 2 थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, तो 30 गुना 60, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, आंसर में साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो कितना डिग्री के साइन 45 के लिए साइन और कोस क्या होता है बराबर, चाहे tan और कॉट बराबर होता है, सेक और कोसेक क्या होता है बराबर होता है 45 डिग्री के लिए, तो जैसे ही बराबर दिखेगा 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन 30 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 30 बराबर कॉस 60, अगर कॉस 45 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 45 और tan 60 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट 30 हो जाएगा। नीचे में क्या करते हैं, माइनस केवल कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 था जो कुछ भी हो जाएगा, प्लस में cos 60 हो जाएगा, साइन 45 माइनस में जब क्या होगा प्लस में साइन 45 हो जाएगा, और वहाँ cot 30 है जो प्लस में अब क्या हो जाएगा माइनस में cot 30 हो जाएगा, और क्या हो रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है एक बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 बार में कैंसिल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। तो देख लीजिए, tan 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री एक स्थान पर लिख लेते हैं, और साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। अच्छा यहाँ 60 डिग्री है ना, कॉट 60 डिग्री है। अब ध्यान देगा tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और यहाँ cot 60 का वैल्यू √3, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो गया 1, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, 1 × 1 1 आंसर नहीं आ रहा है जी, यहाँ से मिस्टेक कर दिया, सॉरी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया और cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कोसेक थीटा हो गया 1/√3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 71 नंबर क्वेश्चन। cos 60 का वैल्यू 1/2 + 1, या cos 60 का वैल्यू 1/2 - 1, या कुछ ना तो 1, यहाँ भी कुछ ना तो 1, यहाँ इसका एलसीएम 2 हो गया, इसका एलसीएम 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 1 + 2 और जो यहाँ 1 - 2 तो हो जाएगा 3/-1 बराबर -3। अगला क्वेश्चन दिया है a/5 बराबर 12 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया 12 × 5 60 डिग्री हो जाएगा, और 3 कोसेक स्क्वायर a बराबर 3 कोसेक स्क्वायर a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, तो 3 का 3 लिख लिए और कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 का वैल्यू जैसे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2/√3 होगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट बराबर 4। साइन 54 और cos 36 दोनों का अंतर, तो एगो किसी को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा
दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। जैसे cos 36 को चेंज करेंगे तो sin 54 आ जाएगा, और sin 54 में से cos 54 घट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 74 नंबर देख लीजिए। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, पिता जाएगा आप लोग। कितना समझाया जाए ना, मतलब कि समझ में कभी नहीं आने वाला है। कहता ना कि भैंस के आगे बीन बजावे, अब बैठी भैंसिया पकड़ाए, चाहे बोरल भैंसिया पानी में। चलिए देखो, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट इनटू cos 90 डिग्री। तो अब ये सब का तो वैल्यू आप लोग को शायद ज्ञात नहीं होगा, लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 गुना समथिंग, 0 गुना समथिंग क्या होगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यहां से तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, cos 37 को चेंज करेंगे तो sin 53 आ जाएगा, तो sin बटा cos कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ cot 34 को चेंज करेंगे तो tan 56 होगा, tan 56 बटा tan 56 यानी कि कट करके 1 हो गया, तो 1 0 1 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे 2 का 2, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 2 माइनस, और यहाँ से कितना होगा, 0 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 7 कॉमन ले लेते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, वह 7 के साथ लिखे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। यहां से देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा का वैल्यू दे लिया, tan का निकालना है, तो हम लोग ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते। जैसे साइन 48 बराबर क्या दिया, p, कुछ ना तो 1, तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, और अपने को निकालना है tan थीटा। tan थीटा भी क्या होता है, p बटा b होता है, तो p के तो स्थान पर p ही रहेगा, लेकिन जो b को निकालेंगे, b बराबर क्या होता है, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी 1 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, कौन वाला, ए हो जाएगा। यहां देखिए tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन में लिखा हुआ, तो साइन tan 27 और tan 63 किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो tan को अगर चेंज करेंगे तो cot होगा, और 90 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 63 इंटू tan 63 बराबर साइन, और साइन थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 बराबर साइन है। तो साइन कितना का मान 1 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री, तो ए बराबर 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां भी देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर तो इसको क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, 1/1 बराबर 1। यहां देखिए भाग देने का रहा और पूछ रहा है भागफल का घात पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग p ऑफ x का घात देख लेते हैं। p ऑफ x का घात, इसका अधिकतम घात हो गया 3, और q ऑफ x का घात कितना हो जाएगा, अधिकतम घात हो गया 2। अब हम लोग भाग करा p ऑफ x में, p ऑफ x और q ऑफ x के घात भाग दिया जाए तो घात पूछ रहा है, का घात, तो भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो 3 में से 2 को क्या कर देना, घटा देना, तो 3 में से 2 घट जाएगा 1। तो इसको को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कि ये नहीं कि सोल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे कि भागफल कितना आया, उसका घात कितना आया, उतना उसमें झोल झाल नहीं है, बस केवल इसका अधिकतम घात और इसका अधिकतम घात। अगर गुना करेंगे तो घात कितना हो जाएगा, इसका 2 अधिकतम घात, इसका 3, तो 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन भागा देंगे तो घात क्या होता है,
घटता तो 3 में से यानी कि 2 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। यहां अगला क्वेश्चन है कि g ऑफ x इक्वल टू दिया गया 3x² माइनस 7x प्लस 2 दिया गया और अपने को निकालना है g ऑफ -1। g ऑफ -1 तो जहां x है उसके स्थान पर कितना रखना है -1, तो 3 इंटू -1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 इंटू एक्स का स्थान पर -1 और प्लस 2 तो सोल्व करेगा तो -1 का स्क्वायर 1 गुना 3 साथ को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 और प्लस 2 तो 7 2 9 3 12। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग जी, कल बनावे लगे देंगे ना कि पूरा 100 के 100 तो नहीं बन के आएगा तब पीटेंगे। क्योंकि मैथ का टेस्ट भी है कल और जनरली ये कि मैथ बना लेते हैं तो आपको शायद हो सकता है 10 क्वेश्चन इससे भी मैच कर जाए, तो निश्चित तौर पर फिर नहीं ध्यान दे रहे तो नहीं बना के लाएगा तो उसके लिए भी पीटेंगे। मोबाइल में रख के मारेंगे। आगे लिखा बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है, तो x² माइनस 16 शून्यक निकालना तो बराबर शून्य कर लेंगे तो x² बराबर उधर प्लस 16 हो जाएगा तो x बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 16 तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो 4 है, अर्थात x बराबर +4 और -4। अगला क्वेश्चन में दिया गया 84 नंबर p ऑफ x बराबर दे रखा है x² माइनस 3x प्लस 5 में शून्यक अल्फा और बीटा है तो निकालना 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए हो गया तो माइनस बी का वैल्यू हो गया -3 और बटा ए का वैल्यू 1 तो 3 हो गया। अब अपने को निकालना था 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा तो 4 का 4 हो गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 3 तो 4 किया 12 आंसर हो जाएगा। 85 नंबर दिया गया इसमें शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे गया 8 और अल्फा इंटू बीटा रहता है c बटा ए बराबर 8। c का वैल्यू कितना हो गया 2a और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बराबर 8 तो 2 चौके 8 तो a बराबर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -1 है तो p ऑफ x का गुणनखंड होगा। एक शून्यक दिया गया ना यानी x बराबर -1 दिया गया तो ये 1 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1 होगा तो x प्लस 1 एक कुछ होगा गुणनखंड ही हो जाएगा। अर्थात शून्यक दिया है तो उसको गुणनखंड हम लोग इस तरह से कर लेंगे और कभी कभी 2 शून्यक दिया रहेगा जैसे मान लेते हैं कि x बराबर अगर 2 शून्यक दिया गया 2 और 3 दिया गया अब इसका गुणनखंड क्या क्या होगा तो एक बार x में प्लस में दिया तो माइनस में लेंगे तो x -2 होगा और एक गुणनखंड होगा x -3 होगा। इस तरह से यानी कि हम लोग बनाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया जो देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 है। तो हम लोग इसको से क्या कर लेते हैं बहुपद ही निकाल लेते हैं नहीं तो सभी को चेक करने में हो सकता है कि काफी समय लगे तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं बनाइए लेते हैं बहुपद ही। तो शून्यांकों का योग कितना हो गया यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 2 और द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है तो रख लो x² माइनस यहाँ पहले से माइनस दिया अल्फा प्लस बीटा में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3x और अल्फा इंटू बीटा हो गया 2। देख लेते हैं कि ये गलत कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना x² प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 88 में देख लेते हैं x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 है। ये त्रिघात बहुपद का क्या है जनरल फॉर्म दिया गया और उसमें पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d बटा ए फॉर्मूला में होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है
माइनस बी बटा ए, और एक इसमें फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। तुष्णीम तिष्ठत्व। आगे देखते हैं, ये दिया गया इसका गुणनफल का घात पूछ रहा है, तो ये मान लेते हैं कि इसको p ऑफ x है और p ऑफ x का घात कितना दिया गया, p ऑफ x का घात दिया गया है 2। इसको मान लेते हैं कि g ऑफ x है, तो g ऑफ x का घात, g ऑफ x का घात मैक्सिमम घात कितना है 5, और हमें निकालना है क्या चीज p ऑफ x गुना q ऑफ x का घात पूछ रहा है। तो गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है, पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 2 प्लस 5 कर लेंगे बराबर 7। आप ऐसा नहीं करेगा कि वाला को बारी बारी से इसमें गुना करो फिर इसमें गुना करो, ऐसे में तो पता चलेगा कि 10 मिनट इसी में लग जाएगा। आपको डायरेक्ट इसको मैं अधिकतम घात 2 इसमें अधिकतम घात 5 दोनों को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में देख लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y बराबर 16। तो देख लेते हैं 3x है, 3x माइनस 2y बराबर 12 दिया है, और एक है 4x माइनस 5y बराबर 16। इसका कह रहा है ना कि इसका हल कौन सा होगा जो, तो हम लोग ये जो आंसर दिया गया इसी को पुट कर लेते हैं, किसको में सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर 4 रखेंगे और y का वैल्यू 0, तो जो 0 हो जाएगा तो x बराबर 4 रखेंगे तो 4 3 12, इधर भी 12 हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 4 रखेंगे तो 4 4 16, इसमें y का वैल्यू कितना है 0, तो 16, इधर भी 16, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 0, यही आंसर डायरेक्ट सही हो जाएगा। यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया गया तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो जितना भी चक्कर की में तय की गई दूरी पूछेगा परिधि में उतना चक्कर से गुना कर देंगे। मान लेते हैं 10 चक्कर में कहेगा तो परिधि में 10 चक्कर से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले पहिया की त्रिज्या दिया गया, परिधि निकाल लेते हैं। तो पहिया की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बटा 7, और r त्रिज्या हो गया 35 बटा 44, तो 22 गुना 44, 7 5 35, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो परिधि हो गया 5। तो 2 चक्कर में करा, 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा 2 गुना पहिया की परिधि, तो 2 गुना पहिया की परिधि हो गया 5, तो 5 गुना 10। अगर पूछेगा कि n चक्कर में तय की गई दूरी, n चक्कर में तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा n इंटू पहिया की परिधि, n इंटू पहिया की परिधि, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। हाँ, वहां से n का वैल्यू है, चक्कर की संख्या निकालने के लिए अगर कहा जाए इसे चक्कर की संख्या, तो n चक्कर में तय की गई दूरी, अर्थात कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुल दूरी, पहिया द्वारा तय की गई दूरी और गुना n लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी अब बेटा अगर पहिया की परिधि यहाँ जो है इसको हम लोग इधर लाएंगे तो इधर रहेगा पहिया की परिधि, और उधर क्या बच जाएगा n क्या हो जाएगा n अर्थात चक्कर की संख्या। तो अगर चक्कर की संख्या पूछा जाए तो आप लोग कुल दूरी में पहिया की परिधि से भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा चक्कर की संख्या। यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r, तो 2 से कैंसिल कर लो 180 हो जाएगा, तो पाई r थीटा बटा 180,
तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे लिखा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो अगर बड़ा को पिघला करके छोटा गोला बनाया जाता तो बड़ा वाला क्या आयतन ना बटा छोटा वाला क्या आयतन, अगर संख्या निकाले तो n बराबर का पूछा जाए तो बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, तो बड़ा वाला का आयतन क्या होगा? डायरेक्ट हम लोग त्रिज्या से मतलब रखेंगे तो 8 का क्यू कर लेंगे, इधर से 1 का क्यू कर लेंगे तो 8 का क्यू कितना होता है? 512 बटा 1 का क्यू होगा यानी 512 आएगा। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु के आधार का व्यास 2d बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 2d नहीं जी, d बराबर दिया है 10, d बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा? 2r बराबर 10, तो 5 गुना 10, r बराबर हो गया 5, और इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर h बटा 3, तो पाई का वैल्यू 22 बटा 7, ऐसे पाई को नहीं वैल्यू रखना, तो पाई के पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर हो गया 5 का स्क्वायर और h हो गया 12 अपॉन 3, 3 चौके 12, 5 का स्क्वायर 25 और 25 चौ 100 अर्थात 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 है, तो इसकी लंबाई 10 दिया गया, तो धातु का आयतन ये दिया गया है वलयाकार यानी कि बेलन दिया गया, अर्थात इस तरह से है। ऐसा कुछ दिया गया और एक का त्रिज्या दिया 3, इसका त्रिज्या 3 दिया गया और दूसरा का त्रिज्या दिया है 4, तो एक वलय के आकार का बेलन है, तो वलयाकार बेलन का आयतन बराबर होता है पाई h कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 22 बटा 7, h का वैल्यू h यानी कि डेट मीन्स ऊंचाई कितना दिया गया 10, तो ये हो जाएगा 10 और कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर 1 है 4 का स्क्वायर, 1 दिया 3 का स्क्वायर, तो 22 बटा 7 इंटू 10, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 22 बटा 7 इंटू 10 इंटू 16 में से 9 घट गया 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 है 220। हम भी कंफ्यूज हुआ थे जब मेरा मिस्टेक हो गया था, उसमें हिंट दे दिया ना क्या। आगे है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई पूछ रहा है। एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है, इसलिए त्रिज्या भी क्या होगा? समान होगा। एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। मान लेते हैं कि अगर पाई r1 स्क्वायर होगा शंकु का और पाई r2 स्क्वायर होगा, मान लेते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्या दिया? समान, तो इसको से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर, तो r1 बराबर r2। यहां से पता चला कि दोनों का त्रिज्या समान है,
दोनों का त्रिज्या समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान दिया है। साथ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ बेलन का त्रिज्या R2 ले तो 2 ले लेते हैं और यहाँ इसका क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल यानी R1 और L इस तरह से ले लिए। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है कि R2 और R1 कैंसिल हुआ क्योंकि R1 और R2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो L बराबर हो जाएगा 2h, L बराबर 2h। और यहाँ ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई कितना है 2। तो यहाँ LH का स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन यहाँ लिखा हुआ घन होना चाहिए, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो 125 दिया गया है आयतन अर्थात वॉल्यूम, तो इसका किनारा जो निकालेंगे कितना का क्यों, 5 का क्यों, तो किनारा होगा 5। और अगर इसका विकर्ण पूछा जाए तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू किनारा, किनारा तो √3 है, किनारा हो गया 5। और अपने को पूछा किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात, तो किनारा हो गया 5 और अनुपात विकर्ण, विकर्ण हो गया √3 गुना 5। यहाँ लिखा है किनारा, अनुपात निकालना है विकर्ण। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, अनुपात इसमें हो जाएगा √3। तो 1 अनुपात √3। जौन सा पहले लिखा उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा उसको बाद में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 3 पाई, अर्धगोला ना 3 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 462। तो 3 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 462। यहां से क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। 11 गुना 22, 11 चौके 44, 2 बच गया, 11 गुना 22 42। ये 3 गुना 6 हो गया, 6 7 42 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, 7 गुना 7, तो आर बराबर हो जाएगा 7। तो व्यास हो जाएगा 2r, 2 इंटू 7 बराबर 14। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बस क्या करना है, V1 और बटा V2। जो आयतन होता है बेलन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल होगा, नीचे ऊपर रखेंगे तो आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, तो 2:3 का स्क्वायर करेंगे और h का अनुपात दिया है 5:3 यानी 5/3। इसको सोल्व करेंगे तो होगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, यहाँ 5 हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 गुना 3। तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 5 20 और 27 अर्थात 20:27। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाए तो आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन डिपेंड करता है किस पर, त्रिज्या के घन के पर या त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो त्रिज्या कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो 3 का और आयतन का है ना, तो आयतन में क्यों होता है, तो 3 का क्यों कर लेंगे, तो 3 का क्यों कितना हो गया 27। तो इसका आयतन हो जाएगा जो 27 गुना हो जाएगा। देखो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।